हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। और दोस्तों, मैं आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी में आपका पेपर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। और प्यार से आपको बताऊं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है। आहा, ये नए लेवल की इकोनॉमिक्स आई है। इससे पहले अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आप मेरी जानो एक इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो ऐसी इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। और ये दोस्तों कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराना नहीं है इकोनॉमिक्स की तरह। 1951 में जॉयल डीन के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। जॉयल डीन। तो एक तरीके से आप मेरी बात समझोगे तो दिस होल सब्जेक्ट इज डेवलप्ड बाय जॉयल डीन। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम जॉयल डीन को बोलते हैं। तो ये पेपर नंबर 4 आपका पूरे 100 नंबर का होगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे 2 घंटे में, यानी 120 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व करना होगा। अब मुद्दे की बात यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपने अगर वो गलत सॉल्व कर दिया तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। गलत क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आता है तो उसको ना ही मार्क्स मिलेगा ना ही मार्क्स कटेगा। तो बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से दिमाग में क्लैरिटी लेकर चलनी है। मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन मलाई तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस साथ जब मैं बोलूंगा इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करूंगा। जिस तरीके की आपको डाउट की जरूरत होगी, डाउट सेशन भी आ जाएंगे। आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत होगी तो बाबू मोटिवेशन की कमी नहीं है। स्ट्रैटेजीज आपके लिए इस लेवल की प्रिपेयर करेंगे कि बस टाइम टू टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम जाने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है तो वो चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी। यानी पढ़ाई के साथ एक पूरा रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते पर चलोगे तो अच्छे नंबर लेकर आओगे। प्लस फन की कोई कमी नहीं होने वाली। क्लास के अंदर पूरे मजे होते हैं, बढ़िया तरीके से एकदम चिल तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस डेमो लेक्चर में मैं बेसिकली आपको क्या बताने वाला हूं, जो इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन में आप पढ़ने वाले हो वो पहली बात 11th और 12th वाली इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर आपने 11वीं और 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है तो 11वीं और 12वीं के जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स है ना, वो थोड़े से यहां पर बदल गए हैं, यानी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हो तो जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने पहले, वैसा यहां पर नहीं है। यहां पर थोड़ा सा बदलाव है। अगर आपने डिमांड के कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हुए हैं तो यहां थोड़े से इंप्रूव्ड है। यहां पर लेवल बहुत हाई है, थोड़ा हाई नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है। एक स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, बिल्कुल आपके पास कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम टेबल होना चाहिए, तब सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और जिस लेवल की आपको हेल्प चाहिए होगी ना, आपकी फैकल्टी, सीए वाला की टीम तत्पर तैयार हमेशा खड़ी है आप लोगों के लिए। तो मुद्दे की बात आपको बताता हूं। जून 2024 सीए फाउंडेशन का पेपर आप देने जा रहे हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? कुल मिला के आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उनके एक बार नाम देख लेते हैं, क्या पता आपको जाने पहचाने लगे। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो उनके लिए भी डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अपन उस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराऊंगा और एडवांस तक लेकर जाऊंगा। देखो जरा चैप्टर्स के नाम देखो दोस्तों, यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब तुम ये नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो इसका इंट्रो बनता है, इसके बारे में, इसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर आएंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स यहां करेंगे, थ्योरी, डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल्स आपके पास आने वाले हैं। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर किस तरीके से सोचता है, प्रोडक्शन करता है ना, खर्चा भी तो करता है। जो प्रोड्यूसर यानी फैक्ट्री का मालिक, यानी वो बंदा जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो जो खर्चा करता है अपना सामान बनाने में, उन सभी खर्चों को कॉस्ट बोलते हैं बेसिकली। ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात बता रहा हूं, चैप्टर को यहां पे बेसिकली जस्टिफाई करना चाह रहा हूं। इसके अंदर का कंटेंट तो जब
पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर आएगा दोस्तों प्रोड्यूसर के लेवल पे। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यानी यहां पर आप पढ़ोगे अलग अलग फॉर्म ऑफ मार्केट, जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, मोनोपोसोनी, बाइलेटरल मोनोपोली एंड मैनी मोर। अलग अलग आएंगे सिस्टम यहां पर दोस्तों। अगर आप जानोगे तो ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा लग रहे हैं, मतलब उससे इन चारों चैप्टर का रिश्ता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है ये माइक्रो मैक्रो क्या होता है ये हर एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी, चैप्टर नंबर 1 में बता देंगे। अगले 5 चैप्टर बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे के सारे चैप्टर जो है ये लास्ट के, और लास्ट वाला इंडियन इकोनॉमी, सब ये मैक्रो लेवल के चैप्टर हैं। यानी यहां पर मैक्रो ज्यादा हो गई है माइक्रो से, आप समझोगे। सारी जगह पैसों की बात हो रही है। जो ये बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर है ना, एकदम मस्त तेज तर्रार चैप्टर है जो आपको रियलिटी में लेकर जाएगा, बिल्कुल ही करंट मार्केट सिनारियो में। रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, कैसे पॉलिसीज बनती है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एडवांस में बता देगी कि रिसेशन आने वाला है या डिप्रेशन आने वाला है, उनको क्या बोलते हैं। बढ़िया लेवल की टर्मिनोलॉजी पता लगेगी आपको। और इंटरनेशनल ट्रेड में आप एक्सचेंज रेट पे, हमारे देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, ये बिल्कुल मतलब आप जानोगे कि अब असली इकोनॉमिक्स क्या होती है, समझे। और फिर दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, अगर 11वीं 12वीं में बच्चे के पास इकोनॉमिक्स थी तो वो ये सोच रहा होगा कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब हम वो पढ़ने वाले हैं जो 11वीं 12वीं में पढ़ा है। नहीं बाबू, यहां पर आपके पास चाणक्य वाली इकोनॉमिक्स है, यहां पर आपके पास OECD का पेपर होता है, सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड डेटा है, और थोड़ा बहुत 11वीं 12वीं से रिलेटेड भी है, 1991 के रिफॉर्म्स भी है। सो दिस इज द होल ब्रीफ। एक ब्रीफ दिया है मैंने आपको सिलेबस का जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन जब आप देखोगे कि पेपर के अंदर सर 100 क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बेसिकली दोस्तों वो MCQ क्वेश्चन होंगे, ABCD वाले होंगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है, कुछ फैक्ट्स पता होने जरूरी हैं, कुछ पर्टिकुलर डेट भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डेटा भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, काफी चीजों की फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, काफी चीजों का दूसरा नाम भी होता है। जैसे कि मैं बोलूं बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ऐसे दूसरे दूसरे नाम है, ये भी बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन पता होना चाहिए। और दोस्तों यहां पर कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम आएंगे, लाइक किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो इससे रिलेटेड भी बात आ सकती है। तो कॉन्सेप्ट की तो लड़ी लगने वाली है, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। एक तो हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के निमोनिक्स बना देंगे। निमोनिक्स एक मेमोरी टेक्निक होती है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म आपके सामने क्रिएट कर दी जाती है कि जिस शॉर्ट फॉर्म से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर याद रहने लगते हैं। तो वो बहुत सही चीज है। आपको डेमो के तौर पे बताता हूं, देखो जी, हाँ ये 4 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं और ये चारों कॉन्सेप्ट डिमांड वाले चैप्टर के हैं। अगर थी भी ना 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स तो आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज वहां थी तो कितनी थी, नहीं थी तो फिर नई चीज सीख रहे हैं। देखो बेसिकली आपको बताता हूं, मैं आपको रीड करके, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लिखा है दोस्तों, दूसरे पे लिखा है बैंड वैगन इफेक्ट, तीसरे पे लिखा है स्नोब इफेक्ट, चौथे पे लिखा है वेबलेन इफेक्ट। मैं आपको ये चारों इफेक्ट समझा दूंगा और ये सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से लगा लो कि क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखो समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बोलूंगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है देखा देखी, देखा देखी। फिर बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब है भेड़ चाल, आप समझना जैसे मैं बताऊंगा आपको। स्नोब इफेक्ट का मतलब है शाना बंदा, और वेबलेन इफेक्ट का मतलब है हवाबाजी। अब मेरी बात समझते हुए चलना, देखो जी ये चारों कॉन्सेप्ट डिमांड वाले चैप्टर के हैं, तो यहां पर एक बात मानकर चल रहे हैं, जो सामान खरीदने वाला बंदा होता है उसको बायर या फिर कंज्यूमर बोलते हैं, उसके बिहेवियर से रिलेटेड ये चारों कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। अब सबसे पहले चलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे। ये क्या होता है, देखो दोस्तों
जब आपको कोई रसगुल्ला टेस्ट कराए और आपको रसगुल्ला पसंद आने लगे तो आप बोलते हो ना एक और दे दो, है ना? चलो कोई बात नहीं। जब आपको कोई आईफोन दिखाए और आपको यूज करने के लिए दे तब आप बोलते हो हां मुझे आईफोन पसंद आ गया। अगर बोल रहे हो तो होता है पसंद आया तो बोलते हैं। अगर आपको कोई डेमो दिखाकर जाए और बोले देख तुझे पसंद आया या नहीं आया, अगर आपको वो चीज पसंद आ गई तो आप उसको परचेज कर सकते हो, परचेज करने वाले होते हो। तो जब डेमो देखकर आप उस चीज को परचेज करने वाले हो तो जो आपके दिमाग में इफेक्ट आया है इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आप किसी के द्वारा दिए गए डेमो की वजह से सामान को खरीदने की अपेक्षा रखते हो। ओके, तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में देखा देखी हो गई, यानी तुम किसी को देख रहे हो फिर उस चीज को यूज कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इसके जैसा ही लगता है लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्या होता है यार? बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है भेड़ चाल। भेड़ चाल की एक खास बताऊं, मान लो ये एक भेड़ है, जहां पर ये सबसे आगे जा रहा है ना, मतलब पूरा भेड़ का ग्रुप ये रहा, ये पूरा भेड़ है। भेड़ तो जानते होगे सबके सब। इनमें से एक भेड़ भटक के यहां चला गया तो सारे भेड़ इसके पीछे हो जाएंगे। अगर ये भेड़ यहां चला गया तो सारे इसके पीछे हो जाएंगे। भेड़ चाल का मतलब यही होता है कि जो एक बंदा कर रहा है सब वैसा ही करने लग जाएंगे। तो बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब यही होता है जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही आप करने लग जाओ, तो इसको बोलेंगे बैंड वैगन इफेक्ट। मतलब किसी के पीछे 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 चलना, जैसा वो कर रहा है वैसा ही करना, है ना? तो एक तरीके से इसका मतलब हो गया तुम किसी को कॉपी कर रहे हो। तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट कराए हैं दोनों का मतलब ही कॉपी करना होता है। इसका मतलब आप किसी को कॉपी कर रहे हो, कॉपी करना। लेकिन फर्क क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब आप उसको तब कॉपी कर रहे हो जब वो आपको डेमो देकर गया है। डेमो देने के भी तरीके होते हैं। कोई आपके पास आ रहा है, जी ये लो इसको यूज करके देखो, आपको पसंद आए तो आप भी ले लेना, एक ये डेमो होता है ना? एक डेमो ऐसा होता है चिढ़ा कर जा रहा है कोई, देख भाई मेरे पास ये है? तो फिर आप उसको देखते हो, यूज करते हो, आपको पसंद है तो आप परचेज कर सकते हो, है ना? तो डेमो का मतलब ये हो गया। और फिर बैंड वैगन इफेक्ट में भी कॉपी करना होता है, लेकिन कोई आपको वो प्रोडक्ट दिखाकर नहीं जा रहा कि इसको इस्तेमाल करके देखो, तुम्हारे सामने उस चीज को नहीं लेकर आ रहा, है ना? लेकिन आप फिर भी उसको परचेज कर रहे हो, शायद आप उससे इंस्पायर हो रहे हो। होता है बहुत बार। अब स्कूल में भी आप इस दौर से गुजरे होंगे, या फैमिली में या पड़ोस में या फ्रेंड्स सर्कल के अंदर हमने देखा है कि जब कोई चीज किसी और बंदे के पास दिख रही होती है और वो नाम देखने से, मतलब सिर्फ दिख रही है, इस वजह से हम उसको पसंद करने लगते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उसको परचेज करने लगे, लेकिन हमको डेमो नहीं दिया उसने, है ना? तो ऐसा केस कहलाता है कि हमारे दिमाग के अंदर बैंड वैगन इफेक्ट आने लगा है। तो फिर दोबारा बताता हूं, कोई बंदा कोई सामान हमें डेमो देकर जाए, इस वजह से हम उस सामान को परचेज करें, तो हमारे ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया, यानी हमने उसको कॉपी किया है। अगर कोई बंदा हमें डेमो देकर ना जाए, हम नाम उसको देखने से ही उससे अट्रैक्ट होने लगे और उसको परचेज करने की कोशिश करें, तो हमारे ऊपर बैंड वैगन इफेक्ट आ गया। इसमें भी हम कॉपी कर रहे हैं किसी को, है ना? दोनों का मतलब बेसिकली यही होगा। चलो जी, स्नोब इफेक्ट का मतलब होता है शाना बंदा। शाना बंदा कैसे यार? ये बंदा पहले देखता है सोसाइटी के अंदर, या अपने आप से रिलेट करो तो क्लास के अंदर। मान लो स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, तो तुम्हारी क्लास में तुमने देखा कि ज्यादातर बच्चे क्लास के अंदर जो हैं वो सैमसंग का फोन यूज करते हैं। आपने देख लिया, मान लो, वैसे तो स्कूल लेवल पे फोन यूज करना इतना अलाउड होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देख लिया सारे के सारे बच्चे सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, तो सैमसंग कॉमन हो गया। अब मैं फोन लूंगा तो कुछ डिफरेंट लूंगा। मैं वन प्लस ले सकता हूं, नथिंग ले सकता हूं, या आईफोन ले सकता हूं। मैं डिफरेंट लूंगा। तो अगर आप डिफरेंट चलने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप भीड़ से हटके चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया। स्नोब इफेक्ट बंदा शाना स्मार्ट होता है, ये स्मार्ट है, ये हटके चलेगा, समझे?
ये कुछ डिफरेंट परचेज करेगा, कुछ यूनिक परचेज करेगा। तो आपने भी देखो, अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को समझाता हूं ना, तो बहुत सारे सीए फाउंडेशन के जो कैंडिडेट्स होते हैं अपने दिमाग में उस बंदे को अज्यूम करने लगते हैं जो ऐसे सोचता था। और कभी ना कभी तुमने भी ऐसा सोचा होगा, अपने को तो वो लेना है जो यार दुनिया में किसी के पास नहीं है, या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी के पास नहीं है, या क्लास में किसी के पास नहीं है। ऐसा होता है जनरली, लाइक तो ये मन की भावना है ना, ये इफेक्ट। चलो जी, चौथा है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या भैया? वेबलेन इफेक्ट का मतलब मैंने लिखा है हवाबाजी। अब बोलेंगे कि एक इंसान के ऊपर वेबलेन इफेक्ट आ जाता है जब वो पूरी टॉर में होता है, शोबाजी करने की कोशिश करता है, वो एक्सपेंसिव आइटम परचेज करने की कोशिश करता है। मतलब कपड़े नॉर्मली लोग ले रहे हैं, कोई मंगल बाजार से ले रहा है, कोई सोम बाजार से ले रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में जाकर खरीद के ले रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के, कोई लेवाइस के कपड़े ले लेता है, कोई जारा के कपड़े ले लेता है, कोई जूडियो से खरीद रहा है ना। ऐसे ही करते हैं लोग शॉपिंग। लेकिन ये वो बंदा है भाई, अपन तो लेंगे लुई विटॉन, अरमानी, गुची, डीएनजी, एमके, हम्स, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान खरीदने वाले बंदे भी तो होते हैं सोसाइटी में। वो होते हैं कि उनके ऊपर आ गया है वेबलेन इफेक्ट, है ना। तो ये वो लोग हैं जो एक्सपेंसिव आइटम खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। अब ये किसी को नहीं देख रहे। जैसे स्नोब इफेक्ट में बंदा देखता है कि जो सब लोग ले रहे हैं मैं वो नहीं लूंगा, मतलब प्राइस से कोई मतलब नहीं है, चाहे सब लोग महंगा ले रहे हैं तो मैं सस्ता भी ले सकता हूं ना, सब लोग सस्ता ले रहे हैं तो महंगा भी ले सकता हूं ना मैं। तो दिस इज कॉल्ड स्नोब इफेक्ट। लेकिन वेबलेन इफेक्ट का मतलब मैं किसी को नहीं देख रहा, चाहे कोई कुछ ले रहा है या नहीं ले रहा है, अपन लेंगे महंगी चीज, तो इसलिए अपन वेबलेन इफेक्ट है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। ये दोस्तों स्नोब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट ये इकोनॉमिस्ट के ऊपर नाम दिए गए हैं, मतलब उनके नाम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। ओवरऑल इन चारों कॉन्सेप्ट में क्या बात हो रही है? इन चारों कॉन्सेप्ट में डिमांड की बात हो रही है कि लोग कभी कभी इन चारों रीजन की वजह से डिमांड को बढ़ा देते हैं। यानी रीजन कैसे बनते हैं? कभी कभी लोग किसी को कॉपी करके डिमांड इंक्रीज करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट में किसी को कॉपी करके डिमांड इंक्रीज हो रही है। कभी कभी लोग दूसरों से यूनिक सोच के डिमांड इंक्रीज करते हैं किसी डिफरेंट चीज की। चलो, कभी कभी लोग बिल्कुल ही लग्जरी आइटम्स को यहां पर बोलते हैं कॉन्सिपिक्वस। देख रहे हो, नए नए वर्ड भी आप यहां पर सीखोगे। कॉन्सिपिक्वस गुड्स को खरीदते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर कॉन्सिपिक्वस गुड्स क्या होती है? भाई कॉन्सिपिक्वस गुड्स लग्जरी आइटम्स वो होते हैं जो आप प्रेस्टीज के लिए खरीदते हो। प्रेस्टीज मतलब आप खरीदते हो, इससे आपका सोसाइटी के अंदर बढ़िया लेवल का स्टेटस हो जाएगा, इस वजह से आप इस सामान को खरीद रहे हो। तो दोस्तों दिस इज जस्ट अ सैंपल हाउ वी टीच। लेकिन जब आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स दिखाई देंगे तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी दिखाई देंगे, डायग्राम भी दिखाई देंगे, और काफी सारी जगह ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मर्ज हो रहे होंगे। अब मुद्दे की बात पे आता हूं। अगर आप एक सीरियस लेवल के सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट हो, मतलब आप सच में बिल्कुल डिसिप्लिन लेवल पे सीरियस होकर सीए की तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों सीए फाउंडेशन की गाइडेंस ले लो। मैं अपने पेपर नंबर 4 की मेन बात आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप जज कर लेना, ठीक है? ये जज करो, आंसर मैं ही दूंगा आपको इसका। लिखा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, मार्शल या जोएल डीन। अब बच्चा यहां पर नॉर्मली क्या सोच सकता है यार, इकोनॉमिक्स का फादर कौन? एडम स्मिथ। यहां पर एडम स्मिथ आंसर नहीं है, यहां पर जोएल डीन आंसर है, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। 1951 में इन्होंने मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब फादर किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मानियार्ड कीन्स है। ये फादर किसको बोलते हैं? फादर उसको बोलते हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की हो, या किसी सब्जेक्ट में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो जितना किसी ने पहले नहीं दिया। तो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग की एडम स्मिथ ने, और कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तब दिया था
जब अमेरिका में द ग्रेट लेवल का डिप्रेशन चल रहा था, तो ये एक तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिनकी बहुत सारी पॉलिसीज अमेरिका के लिए काम कर गई थी। तो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन लाइक अ न्यूज। लेकिन आपके काम की बात यहीं पर समाप्त होती है कि जोएल डीन, जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट की, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। चलो कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था, अगर आपको सीरियस लेवल से तैयारी करके पेपर को पास करना है तो ये चीजें जो बता रहा हूं ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। जो ICAI इंस्टीट्यूट है, इसका जो स्टडी मटेरियल होता है, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द माइंड लेकर चलना है। मतलब इसके परफॉर्मे पे तैयारी करनी है, यानी जो चीजें इसमें दी हुई हैं उसी की तैयारी करनी है, इससे बाहर कूदना नहीं है फालतू में, ठीक है। और इसका कोई मटेरियल हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस ICAI का जो स्टडी मटेरियल है, इसको हम मॉड्यूल भी बोलते हैं। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड में, एक भी क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं जा सकते। और दोस्तों MTP आता है, MTP की फुल फॉर्म है मॉक टेस्ट पेपर। देखो क्या होता है मॉक टेस्ट पेपर। ICAI खुद ऐसे टेस्ट पेपर निकालती है जब वो बोलती है कि आप इसको कर लो, इस टेस्ट पेपर को करने से आइडिया हो जाएगा कि जो मेन एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो एक लेवल पे ट्रायल लेवल का पेपर होता है, लेकिन काफी हद तक दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम। इवन इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, और जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताता हूं, CA फाउंडेशन की तैयारी में एक होता है मॉक टेस्ट पेपर MTP, एक होता है रिवीजन टेस्ट पेपर RTP। दोस्तों जो MTP होता है ना, ये आपको पेपर 3 जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स है उसके लिए भी आता है, पेपर 4 होता है उसके लिए भी आता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी आएगा और ये पेपर 2 के लिए भी आएगा। पेपर 1 अकाउंट्स का है, पेपर 2 बिजनेस लॉ का है। चारों पेपर के लिए MTP आते हैं, ICAI की वेबसाइट पे आते हैं, हम उनको आपको कराते हैं, ठीक है। फिर जो रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं, ये चारों सब्जेक्ट के नहीं आते, ये अकाउंट्स के और लॉ के आते हैं सिर्फ। तो ये दिमाग में तुम्हारा होना चाहिए कि हाँ भाई किस चीज का क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन भी अपने दिमाग के अंदर रखोगे तो तुम्हें सही रास्ता पता लग रहा है कि किस लेवल पे तुम तैयारी कर सकते हो। चलो और बड़ी बात नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं आपको कराऊंगा एग्जाम लेवल के धाकड़ क्वेश्चंस। ये धाकड़ क्वेश्चन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ये क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, तब तुम्हें पता लगता है कि हां ये भी लेवल है। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। यानी दोस्तों हम है ना वो कॉन्सेप्ट भी क्रैक करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, और हम वो कॉन्सेप्ट भी क्रैक करेंगे जो एग्जाम के लिए कम मायने रखता है। ओवरऑल क्या क्रैक करेंगे, जो जो चीजें एग्जाम के लिए मायने रखती हैं सारी चीजें क्रैक करेंगे। ये मेरी USP है, यानी डिफरेंट चीज है जो मैं दुनिया से अलग आपको देता हूं। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक तो डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं लेवल वाइज, और दूसरा यहां पर दोस्तों इसके अंदर ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल देता हूं। आपसे इसको एक मतलब आपको इससे एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई हिस्ट्री क्या रही है CA फाउंडेशन में क्वेश्चन आने की। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें दिमाग के अंदर बैठ गई होंगी। आपका कोई भी डाउट चलता होगा, आपके पास डाउट इंजन होता है बाबू डाउट सॉल्व कराने के लिए, नहीं, आपके हर मुश्किल रास्ते पर डाउट्स को सॉल्व करने का मादा रखती है आपकी CA वाला की फैकल्टी। आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। जहां परेशानी हो वहां डाउट पूछ लेना है। डाउट सॉल्विंग मतलब आपकी बहुत फास्ट लेवल पे, फास्ट ट्रैक पे डाउट सॉल्विंग होती है। खैर वो तो मल्टीपल फीचर्स हैं, वो आप जान जाओगे धीरे धीरे जब बैच में आओगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर सीधा बैच के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।